हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज राहुल एंड आप सभी का हमारे चैनल आरके स्टडी आईक्यू में स्वागत है। कल हमने चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी देखी थी। ओके, आज हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बाय एक्सपेरिमेंट इस नियम का प्रतिपादन किए थे। ओके, कूलम्ब के नियमानुसार किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है, क्योंकि चार्ज की दो प्रॉपर्टी होती है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है। तो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दो आवेशों के बीच जो फोर्स लगता है, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, तो जो मान होगा वो उन आवेशों के गुणनफल, ओके, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। माना Q1 व Q2 दो धनावेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। ओके, r दूरी पर रखे हुए हैं, तो कूलम्ब के नियमानुसार इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दैट मीन Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि जितने हम चार्ज का मान बढ़ाएंगे तो बल का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। और दूसरा कथन था कि जो बल होगा वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, दैट मीन 1/r²। ओके, अब r² का मतलब ये क्या है कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है कि हम r का मान अगर बढ़ाते जाएंगे, दैट मीन डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे, जब दूरी को बढ़ाएंगे दो चार्ज के बीच की दूरी को, तो फोर्स क्या होगा, घटेगा ना। जैसे हम r इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब जितने पास में जब चार्ज होते हैं, जितना पास होते हैं उतना ज़्यादा फोर्स होता है। ओके, बट जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स का मान कम होता जाएगा, ठीक है। तो अब इनको हम साथ में लिख देंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। इतना समझ में आया? तो F जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, ओके, बट ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। हर एक सिचुएशन में या हर एक मीडियम इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, ओके। तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर, ये कूलम्ब्स लॉ होता है, ओके। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन। और दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा, वो इन दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाती हुई रेखा के अनुदिश लगेगा, दैट मीन Q1 चार्ज पर Q2 द्वारा लगाएगा जो फोर्स होगा, Q1 पर Q2 द्वारा लगाएगा जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन पे होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन पे होगा। और Q2 चार्ज पर चार्ज 1 द्वारा लगाया गया फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन पे होगा, दैट मीन सेंटर के इस सेंटर से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, ना कि इधर या इधर, ओके। अभी हमने देखा कि F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर, ओके, न्यूटन। नाउ हम कुछ केस देखेंगे। केस 1, SI यूनिट पे K का मान क्या होता है, K का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, 9 × 10⁻⁹
इसका जो यूनिट होगा क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, इसे क्या बोला जाता है, निर्वात में विद्युतशीलता। मैंने पहले भी बताया था कि के का जो मान होता है वो हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होता है। ओके, बट निर्वात के लिए के का मान कितना होगा, इतना 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो 8 × 8 54 × 10⁻⁻12। इसका जो यूनिट होगा, मात्रक होगा, वो क्या होगा, इसके ये क्या इन्वर्सली है, तो क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। दैट मीन के का मात्रक ये है तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ओके, तो दैट मीन हम ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, F = 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/R का स्क्वायर न्यूटन। ओके, तो CGS पद्धति में, सॉरी SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है और फॉर्मूला ये होगा 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/R का स्क्वायर। ओके, नाउ हम देखेंगे CGS पद्धति में क्या होता है। अब हम देखेंगे केस 2। ओके, CGS पद्धति यानी CGS सिस्टम। तो यहाँ पर कूलम्स द्वारा के का मान 1 दिया गया था। ठीक है, के का मान 1 दिया गया था, तो जब हम के का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, F बराबर क्या होगा, Q1 Q2/R का स्क्वायर। ठीक है, ये F का मान होगा और इसका मात्रक क्या होता है, टाइम। ओके, टाइम, वहाँ पे न्यूटन था, यहाँ पे टाइम। ठीक है, समझ में आया कि यूनिट चार्ज क्या होता है, यूनिट चार्ज। ओके, यानी एकांक आवेश। तो अभी हमने देखा कि F बराबर क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/R का स्क्वायर न्यूटन। ओके, तो सपोज दो चार्ज हैं। ओके, दो चार्ज हैं जिनमें समान आवेश है, या तो प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, Q1 और Q2, जिनका परिमाण है आपस में बराबर है। तो सपोज इनके बीच कितना बल लग रहा है, इतना 9 × 10⁹ न्यूटन। ओके, और इनका परिमाण बराबर है, दैट मीन Q1 Q2 बराबर हम मान लेंगे Q के बराबर। ओके, और जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, इनके डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बिटवीन 1 मीटर। ओके, तो इनके बीच फोर्स क्या होगा, तो हम इस टोटल वैल्यू को इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, F की जगह 9 × 10⁹ इज इक्वल टू, बाकी जो फॉर्मूले पे है Q1 Q2 किसके बराबर, Q के। दैट मीन एक Q1 की जगह Q × Q अपॉन R स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। तो Q × Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू, कैंसिल आउट होगा तो 1 आएगा, क्या हो जाएगा 1। तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, ±1। ओके, इसे ही एकांक आवेश कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर दो समान आवेश जिनका परिमाण समान है, ठीक है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और उनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, तो वो दोनों आवेश क्या होंगे, एकांक आवेश होंगे। अब हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्स लॉ। यानी कूलम्स लॉ की सीमाएं क्या हैं, कूलम के नियम का सीमाएं क्या है। ठीक है, कहाँ एक्टिव होता है, कहाँ नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है कि ये जो कूलम्स लॉ है वो बिंदु आवेशों के बीच ही अप्लाई होता है। कहाँ होता है, बिंदु आवेशों के बीच, यानी बड़े आवेशों पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ कहाँ होगा, बिंदु आवेशों के बीच होगा। ठीक है, बड़े आवेश के बीच या अप्लाई नहीं होगा। ओके, और दूसरा जो इसका लिमिटेशंस होता है वो क्या होता है कि
अगर चार्ज मोशन पे है, कोई आवेश गति कर रहा है, ठीक है, कोई आवेश गति अवस्था पे है, तो ये अप्लाई नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। बट अगर एक चार्ज विरामावस्था पे है, ठीक है, एक चार्ज विरामावस्था पे है और एक चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, मोशन पे है, तो वहाँ पर अप्लीकेबल होगा। दैट मीन अगर गति स्थिर अवस्था पे है तो कूलम्ब्स का नियम अप्लाई होगा, ठीक है, यानी कूलम्ब्स के नियम से हम फोर्स निकाल सकते हैं। बट अगर दोनों चार्ज गति कर रहे हैं तो वहाँ पर कूलम्ब्स का अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। बट अगर एक चार्ज गति कर रहा है, एक चार्ज स्थिर है, तो वहाँ पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। और तीसरा जो इसका लिमिटेशन होता है वो क्या होता है कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो ज़्यादा दूरी पर अप्लीकेबल नहीं होता। दैट मीन अगर चार्ज के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है, और बहुत पास है तब भी नहीं अप्लाई होता। दैट मीन 10⁻⁻15 की कोटि का, दैट मीन अगर इससे कम की डिस्टेंस है, ठीक है, दैट मीन बहुत ज़्यादा कम की डिस्टेंस होगी तो भी अप्लाई नहीं होता, ओके। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। अब हम देखेंगे कूलम्ब के नियम का सदिश रूप, यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ओके। तो सपोज दो चार्ज है जिनमें प्लस आवेश है, ओके, दो चार्ज है जिनमें प्लस आवेश है और एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब दोनों प्लस आवेश है इसलिए इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो Q1 चार्ज पर Q2 द्वारा लगाया गया फोर्स क्या होगा, Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया फोर्स, ठीक है, F12 होगा, ठीक है, F12 होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी 2 से 1 की ओर। दैट मीन R क्या होगा 2 से 1 की ओर डायरेक्शन होगी, ओके। और चार्ज Q2 पर जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन पे होगा और क्या होगा 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया फोर्स, यानी चार्ज 1 द्वारा 2 पर लगाया गया फोर्स F21 होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी 1 से 2 की ओर होगी। दैट मीन R12। तो कूलम्ब्स के नियम अनुसार F12 पर जो बल लगेगा वो क्या होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन क्या होगी यूनिट वेक्टर R21, ओके। एंड सिमिलरली Q2 चार्ज पर जो फोर्स लगेगा बल लगेगा वो क्या होगा Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा R12, ठीक है, कैप। चूंकि यूनिट वेक्टर हम जानते हैं क्या होता है R, जिसे यूनिट वेक्टर क्या होता है इक्वल टू वेक्टर A अपॉन मोड ऑफ A, दैट मीन मैग्नीट्यूड ऑफ A, ओके। तो दैट मीन R इक्वल टू क्या हो जाएगा R वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R, ठीक है। तो ये होता है। तो हमने क्या देखा कि देखो इन दोनों चार्ज की जो डिस्टेंस है वो R है, ओके। तो इसकी डायरेक्शन एक ये है, एक डायरेक्शन क्या है ये है। दैट मीन जो डिस्टेंस है वो तो सेम है बट क्या है डायरेक्शन अलग अलग है। दैट मीन एक की दिशा फर्स्ट टाइम इधर है, एक की दिशा इधर है, ओके। तो दैट मीन कह सकते हैं कि R12 जो है R21 जो है बराबर है बट डायरेक्शन अलग है इसके, ओके। तो R21 और R12 बराबर है लेकिन विपरीत साइन है, ओके। तो जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा अपोजिट होगा एक दूसरे का लेकिन बराबर होगा। क्या हो जाएगा F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 2 तो प्लस हो जाएगा F21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दैट मीन किन्हीं भी दो समान आवेशों के बीच यानी समान परिमाण के आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा बराबर एवं विपरीत दिशा में होगा ना, बराबर है और विपरीत। माइनस साइन जो है वो क्या दर्शाता है कि इसकी दिशा क्या है विपरीत है, ओके।